नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। यहाँ पर भारत देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत देश का एक सरकारी बैंक जो कि एसबीआई नाम से है, और इस बैंक में आपके लिए 5400 से भी ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे जॉब निकाली गई है, जो कि सीबीओ पोस्ट के लिए निकाली गई है। अब ये सीबीओ पोस्ट क्या है ये मैं आपको नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ। और ये जो पोस्ट है इस पे क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, क्या सैलरी रहेगी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस और एज, सिलेबस क्या है एक्चुअल में एग्ज़ाम का, अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम हो रहा है अगर, तो उसका सिलेबस क्या होगा। दूसरा, यहाँ पर फॉर्म के डेट्स क्या हैं, फॉर्म की फ़ीस क्या है, वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी बताई गई हैं, और जगह जगह पर अगर बात कर लें कि किस यूनियन टेरिटरी, भारत में जैसे कि आप जानते ही हैं जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरियां हैं उनके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी दी गई हैं और किस कैटेगरी को वो वैकेंसियां कितनी दी जा रही हैं उस जगह पर, वो हम जानेंगे। सारा कुछ हम इस नोटिफिकेशन के बारे में 0 to 100 जान लेंगे, यानी कि शुरू से अंत तक जो भी जानकारियां नोटिफिकेशन में डाली जा चुकी हैं एसबीआई बैंक की तरफ से, वो सारी जानकारियों को हम जान लेंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी भारतवासियों के लिए वीडियो रहेगा, भारत के निवासियों के लिए, भारत में रहने वाले या भारत की नागरिकता रखने वाले लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं दोस्तों, एस बी आई, आप नाम से तो समझ गए, एक बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है। जैसे और बैंक भी अपने सर्विसेज देते हैं जगह जगह पर, पूरे देश में, विदेशों में, पूरे दुनिया में, सेम उसी तरीके से एसबीआई भी देता है। और एसबीआई बैंक जो है वो भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी आज के समय पर है, और ये टॉप बैंक्स में आता है। अगर भारत की बात कर लेना तो भारत में टॉप रैंकिंग में करने वाला ये बैंक है। और गवर्नमेंट जॉब है तो सबसे पहले आप सभी के लिए तो सबसे पहले फ़ायदा यही रहेगा कि सभी के लिए जो जॉब होगी वो गवर्नमेंट होगी। ये मैंने एरो इसलिए बनाया है कि इसका नोटिफिकेशन वीडियो के नीचे दिया गया है। कोई भी जानकारी हो इस जॉब से जुड़ी हुई, उसके सारे के सारे लिंक, सारी फाइल वो आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराई गई हैं। आप सभी की सहूलियत के लिए आप सभी लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो दोस्तों, पूरे देश में, आप पूरे भारत में, मान लो आप हरियाणा में रह रहे हो, झारखंड, मेघालय में रह रहे हो, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप सभी लोगों के लिए ये जॉब होगी। नोटिफिकेशन में क्या कुछ दे दिया है एसबीआई बैंक ने, उसके बारे में जान लेते हैं हम सभी लोग। और इसके अलावा जो भी जानकारियाँ इस जॉब से जुड़ी हैं सारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले आप देखिए वेबसाइट पे आपको ना यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट में चले जाओ, नहीं तो आप एक करियर का ऑप्शन मिल जाता है, करियर में जाओगे आप तो करंट ओपनिंग्स के अंदर, करंट ओपनिंग्स मतलब कि अभी जो ओपन है वैकेंसियाँ, उसमें आपको दिखेगा सर्कल बेस्ड ऑफिसर, यानी कि सर्कल बेस्ड मतलब कि सर्कल के ऊपर निर्भर कर रहा है पूरा ऑफिसर, ऑफिसर का पोस्ट है। सर्कल मतलब कि जैसे आप देखिए आपकी जो ब्रांच है एसबीआई जो है वो अलग अलग जगह पर पूरे देश में है, और जो भी आपके जगह पर जो भी आपका डिवीज़न है, आपका सर्कल है, आपकी जगह, आपका एरिया जो है, उसके लिए एक अलग ऑफिसर रहेगा, उसके लिए ही ये पोस्ट है जिसको सीबीओ बोलते हैं। पोस्ट काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, जिसको भी लेने हो अप्लाई कर दें आप सभी लोग। और ये काम क्या होगा इस पोस्ट का, मैं आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि इस पे काम क्या है। आप देखें तो यहाँ पर इंग्लिश में नोटिफिकेशन दिया गया है और ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। आप यहाँ से भी चले जाएं या फिर आप जो लिंक डायरेक्ट आपको दिए गए हैं आप वहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए हम आगे आ जाते हैं। ये नोटिफिकेशन काफ़ी लिमिटेड जानकारी जो इनको चाहिए आप लोगों को उतनी ही दी गई, 8 पेजों में दे दी गई हैं।
सर्कल बेस्ड ऑफिसर है ये पोस्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। आप देखें तो 22/11 से लेके 12/12 तक, यानी कि ये आपको पूरा 3 वीक का समय दे रहे हैं, 21 डेज का टाइम दे रहे हैं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का, जो कि काफ़ी सही समय है। अगर आप इसको जल्दी लोगों तक पहुँचाते हैं तो इससे लोग आसानी से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 22/11 यानी आज से फॉर्म शुरू होकर ये 12 दिसंबर पे क्लोज हो रहा है, यानी कि इस फॉर्म में काफ़ी एक अच्छा समय दिया गया है आप सभी लोगों को। जनवरी में इसका जो है आपका एडमिट कार्ड आ रहा है और एग्ज़ाम जनवरी के एंड में जा रहा है, ये आप मान लो। ये आपको बोला गया यानी कि न्यू ईयर नए साल के फर्स्ट मंथ के अंदर एंड तक इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा वो जिस भी सर्कल पर अप्लाई कर रहा है वो उसी पोस्ट को लेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी औरत हो, या कोई भी आदमी हो, कोई भी मेल हो, कोई भी लड़का हो, वो सभी लोग जिस सर्कल पर अप्लाई करेंगे उनको वही सर्कल की जॉब लेनी है। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, इंडियन सिटीजन्स, यानी आप सभी भारत के लोगों को इसमें इंक्लूड करा गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप सारी जानकारियां यहाँ से मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, उसके बाद अब अप्लाई करना। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सारा कुछ आपको समझ आना चाहिए। नो सेपरेट इंटीमेशन विल बी इशूड इन केस ऑफ। ठीक है भाई, इन्होंने एक चीज़ और ये बोली है, अलग से कोई इंटीमेशन नहीं इशू किया जाएगा इन केस ऑफ एनी चेंज और अपडेट अगर आप कर रहे हैं। ऑल चेंजेस अपडेट। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैंक को एज एन ऑफिसर के तौर पर, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन। आफ्टर केयरफुली सारी जानकारी जानने के बाद जो भी आपका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, जो भी कुछ है, और पेमेंट प्रेस्क्राइब्ड फीस इन्होंने बता दी है कितनी आपको पे करनी है। पैटर्न एग्जाम का मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एलिजिबल कैंडिडेट जो रहेंगे वो रिक्वायर्ड उनको रजिस्टर करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। वैकेंसी कह रहे हैं कि हम राज्य गुजरात और यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जैसी जगहों पर आपका जो सर्कल रहेगा वो अहमदाबाद रहेगा। मतलब कि आप लोगों को जो जॉब होगी उसके लिए आपको, अगर आप इन जगहों से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप इन जगहों पे जॉब लेना चाह रहे हैं, तो आपका सर्कल अहमदाबाद होगा। तो आपको अहमदाबाद सर्कल में जॉब मिलेगी, अहमदाबाद के आसपास या अहमदाबाद में ही ये जॉब मिलेगी जो लोग इन जगहों को चूज़ कर रहे हैं जॉब के लिए। दूसरा, लैंग्वेज गुजराती ज़रूर आती हो आप सभी लोगों को अगर आप ये वाले सर्कल में जॉब ले रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अमरावती सर्कल में जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश राज्य के, मतलब आंध्र प्रदेश वालों को ही यहाँ पर अप्लाई करना है। मतलब कहने का ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये अमरावती में जॉब होगी, कर्नाटका के बेंगलुरु में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भोपाल में ये जॉब होगी। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, आप अगर जो भी सर्कल चुनेंगे आपको वहीं पोस्ट किया जाएगा। सपोज अगर आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी जगह चुनी है तो आपको भोपाल में जॉब मिलेगी, उड़ीसा वालों को भुवनेश्वर में मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सभी लोगों को चंडीगढ़ सर्कल में जॉब मिलेगी। आपके मतलब आपसे अगर आपसे से पूछा जा रहा है आप कौन से सर्कल बेस्ड ऑफिसर हो, तो आप चंडीगढ़ के कहलाने वाले हो अगर आप इन वाली जगहों के लिए अप्लाई कर रहे हो। याद रखना दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इनमें से आप किसी पे भी अप्लाई कर रहे हो, आपको हिंदी आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती पंजाबी उर्दू आती है कोई भी एक, तो आप अप्लाई कर सकते हो। रेगुलर वैकेंसियां हैं और बैकलॉग मतलब कि वो वैकेंसी जो पिछले बार के रिक्रूटमेंट में इसी पोस्ट पर खाली रह गए थे, सपोज गुजरात और इन तीनों जगहों को मिला लें तो इसके अंदर आपकी जो है वैकेंसियां बैकलॉग में अनुसूचित जाति की 3, जनजाति की 25, ओबीसी की 3 और टोटल 31 वैकेंसियां खाली रह गई, जो कि आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। इसको आप देखें तो ये आपकी खाली रह गई थी जो उन्हीं कैटेगरी से भरी जाएगी। सपोज मानिए कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और वो एलडी डिसेबिलिटी में आ रहा है तो वो वैकेंसी या तो अपनी बैकलॉग वाली यहाँ से लेगा या फिर वो अनुसूचित जाति है तो वो यहाँ से, जनजाति है तो यहाँ से ले लेगा। तो टोटल वैकेंसी 31 रहेंगी अहमदाबाद सर्कल के लिए बैकलॉग में। और इसके बाद बैकलॉग वैकेंसियों में ही
आप देखें तो आपको 4 अनुसूचित जाति, 3 जनजाति और 7 टोटल हो गई ये आपकी ये बैकलॉग वैकेंसी। कर्नाटका के बेंगलुरु सर्कल की ये वैकेंसी आपको दिख रही है, बैकलॉग में है। अगर मैं रेगुलर की बात करूँ तो अहमदाबाद में 430 वैकेंसी नई आई है, यानी जो ये 31 जो देख रहे हैं आप, ये पहले की है। और एक 430 लोगों की जो अब लगेगी जॉब नए लोगों की, वो इतनी रहेगी। नए लोग इसमें भी लेंगे, लेकिन ये वो वैकेंसियां जो उन्हीं को मिलेगी जो उन्हीं की कैटेगरी में खाली रह गई। अभी आपको बताऊं, अहमदाबाद में ना जनरल में 175 वैकेंसियां हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर 43 हैं, ओबीसी में 116 है, अनुसूचित जाति जनजाति की आप देख सकते हो 64 और 32 आपको यहाँ से दिख रही होंगी, ये आपकी हो जाएंगी। रेगुलर में भी डिसेबिलिटी वाले अपनी वैकेंसियां समझ लेना भाई बहन सभी लोग। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए अगर आप वहाँ जॉब ले रहे हो। 400 वैकेंसी वहाँ निकाली गई रेगुलर, यानी कि नई वैकेंसियाँ, और पुरानी वहाँ पर बिल्कुल नहीं बची थी, पहले की सारी भर गई थी वहाँ पर। कनाडा कर्नाटका, कर्नाटका में अप्लाई करने के लिए कन्नड़ा लैंग्वेज आनी जरूरी, और 380 वैकेंसियाँ नई और पिछली वैकेंसियाँ 7। 380 में से भी जनरल वालों की 155 है, ईडब्ल्यूएस की 38 है, ओबीसी की 102 है। तो आप लोग अपने अपने कैटेगरी वाइज और अपनी अपनी जगहों और सर्कल के हिसाब से अपनी वैकेंसियों को समझना। जिस सर्कल पे आपका मन है आपको जॉब लेने का, वहीं पर आप लोग वहाँ की वैकेंसी देख लेना। ये आपकी वैकेंसियाँ लिखी हुई हैं। टोटल की बात कर लें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ सर्कल के लिए है, जो कि 600 वैकेंसियाँ हैं। सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट अगर हो रहा है इस पोस्ट पर तो वो यूपी, भारत देश के यूपी राज्य में हो रहा है। बाकी आपको वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज दिख रही होंगी। टोटल नई वैकेंसी 5280 हैं, पुरानी वैकेंसियाँ 167 हैं। अगर इन दोनों को इंक्लूड कर दें आप तो ये आपका 5447 5447 वैकेंसी टोटल आ जाती हैं, यानी कि 5447 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। ये एक एक्चुअल नंबर है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एब्रीवेशन की बात करें तो एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, या आपकी जो भी कास्ट होगी उसका नाम है, फुल फॉर्म है उन सब की, या डिसेबिलिटी वालों की। आप सभी लोग यहाँ से देख लेना, एक ही सर्कल में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक ही सर्कल में अप्लाई करेंगे वैकेंसी पर और दूसरे पे नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो लोग जिस सर्कल पे अप्लाई करेंगे उनको वहीं पे जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से इन्होंने बताया है। तो ये बात ध्यान रखना, एक से ज़्यादा सर्कल आप चूज मत करना, एक से ज़्यादा फॉर्म अलग अलग सर्कलों के हिसाब से मत भर देना, एक ही सर्कल पे एक ही फॉर्म भरना सभी लोग। बाकी ये पॉइंट आप ज़रूर रीड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं सब्सिडरीज ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंकों के साथ, वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं एसबीआई में इन क्लरिकल और सुपरवाइजरी कैडर के अंदर, वो भी एलिजिबल नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं एसबीआई में, तो आप सभी लोगों को बताया गया है कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। हालांकि वो लोग जो कहीं जॉब नहीं करते अभी, तो वो तो सब फॉर्म भर ही सकते हैं। कास्ट के सर्टिफिकेट की जरूर ध्यान रखना आप सभी लोग, उसकी वैलिडिटी, उसकी एक एक्चुअलिटी और एक रियलिटी होनी चाहिए कि वो आपका वैलिड हो और एक एक्चुअल सर्टिफिकेट हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगा, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम और सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, कैंडिडेट्स possessing qualifications such as medical, engineering, chartered CA ऑल्सो एलिजिबल। सीए वाले एलिजिबल हैं, इंजीनियरिंग में वाले सारे एलिजिबल हैं, बी टेक, बीई, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, सभी लोग एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट्स जितने भी हैं वो सब एलिजिबल हैं। मेडिकल फील्ड से अगर आप मान लीजिए कोई एमबीबीएस करा हुआ है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, या कोई कुछ भी है मेडिकल फील्ड में, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। आपके पास अगर ग्रेजुएट हैं आप, तो आप सभी फील्डों से एलिजिबल रहने वाले हैं। डुअल डिग्री वाले जो एक साथ एक बार में ही इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे होते हैं, वो भी एलिजिबल हैं।
एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 21 से लेके 30 के बीच वाला कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, यानी कि 30 जिसकी कंप्लीट हो गई वो फॉर्म नहीं भरेगा। अगर वो 30 कंप्लीट के बाद और अगर उसको पता है कि मैं अनुसूचित जाति में हूँ, जनजाति में हूँ, तो उसको 35 तक फॉर्म भरने का समय मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 33 ईयर तक फॉर्म भरने का समय रहेगा। और ये डेट 31 अक्टूबर 2023 को के हिसाब से देखी जाएगी। उस दिन आप जिस भी एज के होंगे वही एक्चुअल कैलकुलेशन मानी जा रही है। डिसेबिलिटी वालों को कहूँगा, अगर आप SC ST भी हैं और डिसेबिलिटी भी है आपको, तो आप लोगों को 15 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि आप 30 के, बल्कि 30 नहीं, आप 45 उम्र तक होने तक फॉर्म भर पाएंगे। सभी अपना अपना रिलैक्सेशन यहाँ से रीड कर लेना। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे ये लोग मांग रहे हैं। अगर आपने किसी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में ऑफिसर के तौर पर काम किया है 2 साल का, या फिर किसी भी रीजनल रूरल बैंक में आपने जो है एज लिस्टेड इन सेकंड स्केड्यूल ऑफ RBI के सेकंड स्केड्यूल को रीड करना। उसके अंदर आपका, अगर आपके बैंक का नाम है, किसी ऐसे बैंक का नाम है जिसमें आप काम कर चुके हैं, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया जाएगा। मतलब एक्सपीरियंस जरूर चाहिए इनको, अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। लोकल लैंग्वेज का इन्होंने साफ बोला है, जिस सर्कल में अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज जो टेबल में दी है वो जरूर आती हो, तभी ये जॉब मिलेगा। अदर में कुछ पॉइंट है, रिजर्वेशन सभी को मिलेंगे, जो भी रूल है आपके GOI के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वही आपको मिलेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नहीं देख सकते, कम देख सकते हैं, या फिर जिनको सुनने में दिक्कत होती है, या जिनके एक ही आर्म है, दोनों आर्म नहीं है, एक ही पैर है या दोनों ही पैर नहीं है, ये सारी डिसेबिलिटीज़ हैं। अगर आप इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो इतना ध्यान रखो, आप बैठ पा रहे हो, चल पा रहे हो, मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, देख सकते हो, बात कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, झुक सकते हो और सुन सकते हो। ये अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तभी आप अप्लाई करना, डिसेबिलिटी का फ़ायदा तभी आपको मिल रहा है वहाँ से, नहीं तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे। VI जो है एक विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब कि जो कि आंखों से जुड़ी एक डिसेबिलिटी जो होती है उसके रिगार्डिंग रहता है। जैसे आपको नहीं दिख रहा टोटली, आपको कम दिख रहा है, तो आप सभी लोग अपने डिसेबिलिटी वालों से कहता हूँ, आप सभी लोग इन सबको रीड करो। मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों को भी कुछ पॉइंट इन्होंने बताए हैं, आप सभी लोग रीड करना। जो लोग स्क्राइब को यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए, आप अपने अलावा किसी दूसरे पर्सन से, मेल फीमेल किसी से भी अपना एग्ज़ाम करवा रहे हैं, क्योंकि आपको फिजिकल लिमिटेशन है, तो आपको बोला जा रहा है डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा हो, उसके प्रूफ आपके पास हो, और ऐसे इंसान से आप एग्ज़ाम करा रहे हो जो खुद भी एक क्वालिफिकेशन रखता हो, मेल फीमेल कोई भी। और इसके लिए आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म में ही डालोगे, जिससे कि आपको अलाउ करके स्क्राइब के लिए अलाउड किया जाए। बाकी स्क्राइब से जुड़े हुए पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से सारे देख लेना। फॉर्म भरने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने कास्ट में फॉर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते। सपोज अगर कोई OBC NCL है तो वो OBC NCL पहले ही दे दे। तो ऐसा ना करे कि वो OBC डाल रहा है क्रीमी लेयर की और बाद में उसको ध्यान आ रहा है कि वो तो नॉन क्रीमी लेयर है, तो ऐसे में उसको फ़ायदा तो मिलेगा भी नहीं। दूसरा, उसका फॉर्म OBC से ही, CL से ही सबमिट माना जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में एक बार डिटेल डालने के बाद वो चेंज नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बोला है हम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, 120 नंबर का हम आपको जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेंगे 50 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट के तुरंत बाद ले लिया जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर ऑन द कंप्यूटर। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या है? किसी चीज़ के बारे में आपको पूछा, उसके बारे में डिस्क्राइब करके बताया आपने उस टेस्ट के अंदर, जो कंप्यूटर पे हुआ, टाइप करके आपने सारे उसके आंसर करे, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्यूटर पे ही होगा,
लेकिन वो पहले होगा और डिस्क्रिप्टिव बाद में होगा। वो 120 नंबर का रहेगा और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो 2 घंटे का होगा और 4 सेक्शन उसमें एक्वायर हो रहे होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और जितना इन्होंने क्वेश्चन के इक्वल रखा है उतना ही आपको समय दे रहे हैं ये हर एक सेक्शन को करने का। मतलब अलग अलग से दिए गए समय को यूज़ करके ही आपको सारे सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में बोला गया है 30 मिनट का समय मिलेगा कैंडिडेट को, जिसमें उसको एक लेटर लिखना होगा कंप्यूटर पे टाइप करके और एक उसको ऐसे लिखना होगा। ये आधे घंटे में करना है और 50 नंबर का रहेगा। अब ये क्या इनमें रहेगा, कितने मार्क्स का ऐसे होगा, लेटर होगा, वो इन्होंने यहाँ नहीं बताया। यहाँ पे एक सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आपको टोटल मिनिमम यहाँ पर कोई इन्होंने नहीं बोला अलग से किसी, देयर इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर, मिनिमम एक मार्क्स जो क्वालिफाइंग रहेगा वो बैंक बता देगा आपको क्या होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं रॉन्ग, अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर करा एग्जाम में तो आपके मार्क्स नहीं काट रहे। स्क्रीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। Online application and document of candidate who qualify in online exam will be placed before the screening committee. Screening committee constituted by बैंक के द्वारा बनाई गई will examine whether the candidate fulfill the required eligibility criteria for स्क्रीनिंग में। तो आपको चेक करते हैं, आपकी सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई आप सही में आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। कमेटी जो है वो चेक करती है जॉब प्रोफाइल जो आपने भरी है कि आप ले सकते हो जॉब, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। बैंक डिसाइड करता है कि कौन कैंडिडेट सूटेबल है उस जॉब के लिए, कौन नहीं है। तो स्क्रीनिंग होगी आप सभी की, उसके उससे जुड़ी सारी बातें आप देख लेना, ये एग्ज़ाम के बाद होगी। स्क्रीनिंग में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट इंटरव्यू में जा रहे हैं, जिनका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट जो भी स्कोर करते हैं मिनिमम मार्क्स इतने इंटरव्यू में, वही फाइनल सिलेक्ट होंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। स्क्रीनिंग टेस्ट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के बाद स्क्रीनिंग, फिर इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके क्वालिफाइंग जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं एग्ज़ाम को और इंटरव्यू को अलग अलग से, उनको उन्होंने मार्क्स बता दिए हैं 50 में से कितने आपको लाने हैं, जो भी आप लाएंगे। और कुछ के मार्क्स अभी आगे आपको बता देंगे। आप अगर उतने मार्क्स लाते हैं तभी आप क्वालिफाई करके आगे जाते हैं, और दोनों में ही अलग से क्वालिफाई करने वाले लोगों को ही ये फाइनल सिलेक्ट करेंगे। वेटेज अगर बात कर ले तो टोटल 100% में से 75% ऑनलाइन टेस्ट को जा रही है, इंटरव्यू की 25% वेटेज है। यानी इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, उसको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। मार्क्स स्कोर करने हैं कैंडिडेट को आउट ऑफ 170। आप देख रहे होंगे 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव था ऑनलाइन टेस्ट में और डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का था। तो 170 में से 170 को इन्होंने 75 मार्क्स मान लिया, क्योंकि उसकी परसेंटेज जो है 75 है। इंटरव्यू 50 नंबर का था तो उसको 25 कर दिया है, क्योंकि उसकी वेटेज निकालनी है इनको। यहाँ पर मेरिट लिस्ट अलग अलग सर्कलों की, अलग अलग कम्युनिटी की, अलग अलग कैटेगरी वालों की, एससी की अलग, एसटी की अलग, ओबीसी की अलग लिस्ट आएगी उनके सर्कल के हिसाब से। 100 में से बताएंगे कि आपकी कितनी कितनी बनी है। और ये आपको सिंपल कह रहे हैं कि 170 को 75 मानेंगे और 50 को 25 मानेंगे। इंटरव्यू वाले मार्क्स को 25 कर देंगे और 170 को 75 कर लेंगे। ऑन एन एवरेज आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे बनाया जा रहा है रिजल्ट। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर, बहुत सारे सेंटर पूरे देश में रख रहे हैं ये, और वहाँ पर एग्ज़ाम करा रहे हैं ऑनलाइन में। आप सेंटर फॉर्म भरते में ही चूज़ कर लेना, बाद में कुछ चेंज मत कर पाएंगे आप। मतलब आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपने एक बार सेंटर आपने सिलेक्ट कर लिया फॉर्म में। इमोल्यूमेंट्स मतलब ये है प्रेजेंटली आज के समय पे इसमें आपकी 36,000 से इसमें सैलरी शुरू है, और ये आपको एप्लीकेबल टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 प्लस 2 इंक्रीमेंट भी मिलते हैं। एडवांस इंक्रीमेंट होते हैं जो आपके काम पे डिपेंड करते हैं ऑफ 2 साल और मोर इन ऑफिसर कैडर। मतलब कि 2 साल के अंदर आपको जो है
इसके बाद आपकी सैलरी 36,000 से बढ़ने लगेगी, और वो कैसे बढ़ेगी वो इन्होंने बताया है कि वो 36,000 से वो बढ़ेगी जब, तो 46,000 पे जाएगी, फिर एक समय वो जाएगी 49,000, इस तरीके से वो जो है आपकी बढ़ेगी। इन्होंने ये चीज़ बता दी। और इन्होंने ये भी कहा है कि आपको महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलावेंस और लीज रेंटल और सीसीए और मेडिकल और अदर अलावेंस जो भी होते हैं वो सारे फ़ायदे मिलेंगे बैंक के एम्प्लॉय को, जो आप भी होंगे यहाँ पे। ट्रेनिंग, जॉइनिंग ट्रेनिंग और कैरियर पाथ, इन्होंने कुछ बात बताई है। आपका प्रोबेशन रहेगा 6 महीने का, 6 महीने के बाद ही आप इस जॉब पर परमानेंट होंगे। बाकी जानकारी आप यहाँ से रीड कर लेना। एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये ली जा रही है। जो लोग SC ST और डिसेबिलिटी है उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आप अगर जनरल EWS OBC हैं तो आपको 750 रुपये जो है वो यहाँ पर पे करने हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, यानी कि एग्ज़ाम से पहले आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले लोगों को कराई जा रही है। आप इसको फॉर्म में भरते हुए बता देना। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से पहले ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसकी जो कि माइनॉरिटी और रिजर्व रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों को मिलेगी, जो कि फॉर्म में बता देंगे जिनको भी ट्रेनिंग लेनी हो। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दूं, फॉर्म के डेट्स मैंने जो आपको बताए हैं उसको जरूर ध्यान में रखें। वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की मदद से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद अपना फॉर्म भर दीजिए। जिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए फ़ोटो साइन अपलोड करें, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, मार्कशीट को अपलोड करें, डिग्री को अपलोड करें, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, फीस पेमेंट करें, फॉर्म सबमिट कर दो, प्रिंट ले लो उसका और उसको सेव करके रखो अपने पास। ये आपका पूरा प्रोसेस है। गाइडलाइन इन्होंने भी आपकी बताई है, फ़ोटो और बाकी डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या रखना है, आपको कौन सा फॉर्मेट रखना है। वीडियो भी है इसका, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। कॉल लेटर होता है आपका एडमिट कार्ड, जनवरी में आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। एक आईडी प्रूफ, एक एडमिट कार्ड अपना लेके जाना है एग्ज़ाम सेंटर में। उसके अलावा ज़्यादा कुछ ले जाना नहीं होगा आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के समय, क्योंकि ये सेंटर पे चेक हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो सबके लिए लागू होती है, आप सभी लोग रीड करना है इस सारे पॉइंट को। अनाउंसमेंट करी गई है और इन्होंने कहा है, डिस्क्लेमर भी दिया गया है कुछ। किसी स्टेज पे कैंडिडेट के द्वारा ये देखा गया, मतलब इन लोगों के द्वारा देखा गया SBI के द्वारा कि कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबिलिटी नहीं रख रहा है, वो फिर भी अपना जो है पता नहीं कैसे प्री पास कर रहा है, मतलब कैसे वो ऑनलाइन पास करके एग्ज़ाम को इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन वो तो एलिजिबल था ही नहीं। और उन्होंने देखा तो आपका कैंडिडेचर यानी कि आपका जो एक्चुअल फॉर्म था, आपकी जो रिक्रूटमेंट थी वो आपके लिए कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आप अगर फॉल्स पाए गए वहाँ पे अपनी अपने क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो भी आपका क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है उससे जुड़ी बात ध्यान रखें आप सभी लोग। देखिए इन्होंने बताया है फ़ोटो साइन कैसे अपलोड होगा, उसके रिगार्डिंग सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है आपको। इन्होंने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर बता दिए हैं, और इन्होंने ये भी बता दिया कि प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग कहाँ का होगी। ये टेंटेटिव लिस्ट रहेगा, मतलब कि इसको आप फाइनल मान लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम ले लेंगे, 1 से 2 महीने के अंदर। इस वजह से मतलब आपका जो इसमें एग्ज़ाम से पहले ट्रेनिंग हो रहा है रिजर्व कैटेगरी वालों का, उनके लिए यही सारे सेंटर होंगे। दूसरा, जो लोग एग्ज़ाम भी देंगे यहाँ पर अपने इस जॉब के लिए, उनके लिए भी यही सेंटर रहने वाले हैं। अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी के अंदर पोर्ट ब्लेयर नामक जगह पर एग्ज़ाम होगा। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर गुंटूर, कुर्नूल, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन और असम के गुवाहाटी, बिहार के आरहा, पटना और मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़ के चंडीगढ़ मोहाली और छत्तीसगढ़ के रायपुर, गोवा के पणजी और गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और हरियाणा के अंबाला, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम नाम की जगहों पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस जॉब के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन में, जम्मू कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर, झारखंड के जमशेदपुर और रांची नाम की जगहों पर एग्ज़ाम रहेगा।
तो लिस्ट तो काफ़ी सही है, आप देख लीजिए इतनी जगहों पर ये सिटियाँ हैं। अगर बात कर लें तो ये राज्यों की इन्हीं जगहों पर एग्ज़ाम होगा। अगर जैसे कोई कैंडिडेट बोलता है कि बिहार में तो बहुत सारे ज़िला हैं, तो सिर्फ आप आरा, पटना और मुजफ्फरनगर जगह पर ही एग्ज़ाम लोगे, तो हाँ, एसबीआई सिर्फ इन्हीं जगहों पर अपना सेंटर रख के एग्ज़ाम लेगा। अब इसके अलावा दूसरे जगहों से जो बिहार में फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको अपने अगर पास का सेंटर चाहिए तो वो इधर ही आकर अपने इस जॉब के लिए एग्ज़ाम देंगे। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ में सिर्फ रायपुर नाम की जगह पर ही एग्जाम के सेंटर होंगे। रायपुर के अलावा आपको दूसरे किसी जिले में एग्जाम के सेंटर देखने मिलने ही नहीं वाले। तो आपको रायपुर ही जाकर एग्जाम को देना होगा। जो लोग इसके पास का सेंटर चूज करेंगे तो वो यहीं जाएंगे। हाँ, अब इसमें सेंटर कितने भी हो सकते हैं। रायपुर में हो सकता है 10 सेंटर हो जाए, 20 सेंटर हो जाए अलग अलग जगहों पे, लेकिन वो रहेंगे सारे रायपुर में ही, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इस तरीके से आपके सेंटर दिए गए। अगर कोई पूछ रहा है यूपी के, तो यूपी में सेंटर ज़्यादा होंगे। मैं एक बार यूपी देखिए, यूपी में ज़्यादा होंगे क्योंकि वैकेंसियाँ वहाँ पे ज़्यादा है और एरिया भी बड़ा है। तो आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा और इन जगहों पर ही सेंटर होगा। दिल्ली में कह रहे हैं नई दिल्ली, न्यू दिल्ली जोन और एनसीआर वाले सारे एरियाओं में एग्जाम आपका हो सकता है। ये आपका रहेगा, आप इसको एक बार फाइनल मान के चल सकते हो, लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हैं। एसबीआई वाले अगर वो चाहते हैं, उनको लगता है कोई चेंज, तो वो कर देंगे। तो ये आपका पूरा रहेगा। उम्मीद है भाई सबको सब कुछ समझ आया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन पर कर देना। 12/12 को ध्यान में रखना आप सभी लोग। चलिए आगे आ जाते हैं। बेसिक इन्फो, फोटो साइन कैसे अपलोड होगा, फिर डिटेल डाली जाएगी, प्रीव्यू हो जाएगा फॉर्म का, अपलोड में आपका बाकी चीज़ें अपलोड कराई जाएंगी, एंड में पेमेंट होके फॉर्म सबमिट होगा। ये प्रोसेस है इस जॉब पे अप्लाई करने का। ऑल इंडिया आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अपना नाम डाला, अपना नाम कंफर्म करा, मोबाइल नंबर डाल दिया, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डाला, कंफर्म करा मोबाइल नंबर, और उसके बाद ईमेल आईडी मेरे से मांगी, मैंने ईमेल आईडी दे दी, और ऐसे करके यहाँ से मैं सेव एंड नेक्स्ट कर करके फॉर्म भर दूंगा या भर दूंगी। सभी लोग इसी तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे। हरियाणा हो या फिर जयपुर राजस्थान हो या फिर केरला हो, तिरुपति जगह हो या असम हो, वेस्ट बंगाल हो, कोई सी भी जगह देश में हो, आप सभी लोगों के लिए ये जॉब रहेगी। याद रखें, एक ही सर्कल को फॉर्म में डालें, एक से ज़्यादा को ना डालें। तो मेरे को उम्मीद है आप सभी लोग इसको पूरे दुनिया में जहाँ तक हो सकता है वीडियो को फैलाएंगे। स्पेशली पूरे देश में तो फैला ही देंगे, इतना तो मैं समझता ही हूँ, भारत देश में। दूसरा, आप इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा हो, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पर समझ नहीं आया हो, कमेंट में बताओ। इस पूरी जानकारी को आप सभी लोग पूरे लोगों तक जरूर पहुँचा देना। लोगों तक आपस में मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।